हम लोग कल बात कर रहे थे फैक्टर्स की। कौन फैक्ट करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ ये तग्गा बार बार क्यों भाग रहा है इसका? कॉम्प्लेक्सेस। 2 बार टूट गया इससे पहले। ठीक है, यस सर। तो कुछ हमने कल कहा कि सब मेटल और लिगेंड से मिलके ये बना होता है, तो मेटल के नेचर पे डिपेंड कर देगा और लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो मेटल के नेचर पे कैसे डिपेंड कर देगा कि मेटल का जो चार्ज है, जो सेंट्रल मेटल एटम आपके पास में है, सेंट्रल मेटल आयन जो है उसका या तो चार्ज पर डिपेंड करेगा या फिर उसके साइज पर डिपेंड करेगा। ये दो चीजें कल हमने स्टडी की थी कि साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना ही वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है। ये बात कल हम लोगों ने की थी। और एक हमने देखा था कि जो चार्ज और रेडियस का जो रेशियो है, तो चार्ज और रेडियस रेशियो है वो क्या होना चाहिए? वो चार्ज रेडियस रेशियो ज्यादा होना चाहिए। अगर वो चार्ज रेडियस रेशियो जो है वो ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि चार्ज की वैल्यू ज्यादा, ठीक है ना, रेडियस कम होगा तो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज एक और हम यहां पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की ज्यादा होती है तो भी स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझते ही हो कि इलेक्ट्रॉन जो पुलिंग नेचर है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग नेचर ज्यादा होगी तो वो लिगेंड्स को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा, और ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा तो एक स्टेबल कंपाउंड आपको यहाँ पे बना करके देगा। ठीक है ना, तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, आगे सभी लोगों को समझ? आगे चले। यस सर। सो दूसरा है हमारा कि नेचर ऑफ लिगेंड जो है वो कैसा होना चाहिए। नेचर ऑफ लिगेंड, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पहली चीज तो ये है कि चार्ज, लिगेंड पर क्या चार्ज है, लिगेंड का क्या साइज है। तो देखो, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के साथ में ये जुड़ा रहेगा। चार्ज मान लीजिए कि कहीं पर चार्ज है -1, कहीं पर चार्ज है -2। अगर हम यहाँ पर देखें तो चार्ज जो है वो ऑक्सीजन का क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा ऑक्सीजन का चार्ज होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा बजाय इसके कि अगर मैं आपको कहूं कि NaF बन रहा है और अगर हम आपसे कहें कि Na2O बन रहा है, मतलब सोडियम फ्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड में ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा? ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये बनाएगा, क्योंकि इसके पास में ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है। इसके पास 2 माइनस चार्ज प्रेजेंट है, जबकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो चार्ज जो क्या है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, साइज का क्या है हिसाब किताब? कि साइज को अगर आप देखो कि सब साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा जो मेटल आयन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा उसके ऊपर लगा सकता है। तो चाहे वो मेटल आयन का केस हो, जो सेंट्रल मेटल आयन हमने देखा उसका केस हो, या हमारे पास में लिगेंड का केस हो, दोनों ही केसेस में हम देखते हैं कि चार्ज जो है वो ज्यादा होना चाहिए
और जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, तो हमें क्या मिलता है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होकर के मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बात हुई कि हमारे लिगेंड जो है उस लिगेंड का चार्ज और साइज कैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, थर्ड चीज, और वो थर्ड चीज क्या है कि जो आपके पास में लिगेंड है उसका बेसिक कैरेक्टर कैसा है, उसका बेसिक कैरेक्टर कैसा है। अब बेसिक कैरेक्टर आप लोग जानते हो क्या होता है, कौन बताएगा बेसिक कैरेक्टर? बेसिक कैरेक्टर, एसिड्स और बेसिस पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, यस है ना? तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपके पास में है अमोनिया, ठीक है ना, और ये आपके पास में है इथाइलामीन, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? बताओ दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? हमने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये वाला जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे CH3 लगा दिया है, ठीक है ना? यस सर हाँ, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कौन ज्यादा बेसिक है? बेसिक वो, हाँ बेटा बताओ। अमोनिया सर। नहीं, है बेसिक ज्यादा अमोनिया क्यों होगा, बताओ जरा कारण बताओ। हमें मतलब है लॉजिक से, ये लॉजिक जो है वो आप लोगों को मालूम है या नहीं इस चीज का? तो देखो बेसिक, हाँ बेसिक कैरेक्टर वो होता है जहां पर जो लोन पेयर है वो इजीली प्रोवाइड किए जा सके, ठीक है ना? यस बेसिस सर। वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। बेसिस कौन से होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। यस सर। जो आपने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस इलेक्ट्रॉन जी। डोनर अगर कोई होगा तो उसे हम बोलेंगे बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, जैसे H+ आयन है। अब H+ आयन को हम क्या बोलते हैं? एसिड। यस सर। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो कहीं पे तो इजीली इसके पास में आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले जो है वो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो होते हैं वो बेसिस होते हैं, ठीक है? बेसिस अब यहाँ पर अगर हम देखें कि बेसिक कैरेक्टर है वो किसका ज्यादा है, तो अब आपने बताया कि अमोनिया जो है वो ज्यादा बेसिक रखता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है अमोनिया ज्यादा बेसिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप यहाँ मिथाइल एमीन में जुड़ा हुआ है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और यस प्लस आई सर। इफेक्ट देने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने इधर मूव कर देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉनों को का जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा, या डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाएगा, तो ये ज्यादा आसानी से इस अपने लोन पेयर को प्रोवाइड कर सकता है, और ज्यादा आसानी से प्रोवाइड कर देगा तो ये ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, मोर बेसिक। इज दैट क्लियर? तो खैर मैं यहाँ पर कुछ और बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होना चाहिए। सोचो कि अगर जो है, जो भी आपके पास में लिगेंड है, अगर उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, मोर बेसिक कैरेक्टर, तो क्या होगा, वो अपने लोन पेयर को ज्यादा आसानी से क्या कर सकता है, मेटल आयन को प्रोवाइड कर सकता है। जो मेटल आयन है उसको ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर देगा, और मेटल आयन को ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर देगा तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा तो एक स्टेबल कंपाउंड आपको यहाँ पर मिल जाता है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो बेसिक कैरेक्टर शुड बी मोर। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूं कि वाटर, और यहाँ पर है हमारे पास में अमोनिया, इस वाटर और अमोनिया में ज्यादा बेसिक कौन है? विच वन इज मोर बेसिक? वाटर और अमोनिया में ज्यादा बेसिक कौन है?
नहीं पता? अभी तो बताया कि जो ज्यादा अच्छे से लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब ज्यादा कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, आया ना? Yes. जिसकी Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और यहाँ पर है नाइट्रोजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या नाइट्रोजन की? Hmm. No. नहीं तो ऑक्सीजन ये पूछ रहे हो बता रहे हो? ऑक्सीजन की सर। ऑक्सीजन की, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका साइज छोटा है। बिकॉज हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, और बाद में जब फ्लोरीन, तो इस तरफ लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं तो साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। साइज छोटा होता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि नाइट्रोजन पहले आ रहा है, ऑक्सीजन बाद में आ रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं, ये आसानी से छोड़ देता है। इसलिए अमोनिया जो है वो ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। ठीक है? तो अगर कहीं पर वाटर हो और कहीं पर अमोनिया हो तो जो अमोनिया वाला जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है? आगे समझ में? तो हम आगे चलते हैं। अगर समझ में आप लोगों के आ गया होगा तो, और नहीं आया होगा तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा। अब तीसरी, Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट जो चीज हमारे पास में एक और है वो है हमारे पास में कीलेट इफेक्ट। यू नो कीलेट इफेक्ट क्या होता है? ये भी हम लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? कि जो लिगेंड है उसका साइज, उसका चार्ज और उसका बेसिक कैरेक्टर, ये तीन चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और जो चौथी चीज जो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं वो ये है कि उसका जो कीलेट इफेक्ट है वो कैसा है। अब कीलेट इफेक्ट की अगर आप यहाँ पर बात करो तो कीलेट इफेक्ट क्या होगा? कौन बताएगा? कीलेट्स क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को जब लिगेंड्स पढ़ाए थे, ठीक है ना, टाइप ऑफ लिगेंड्स, तब हम लोगों ने बात की थी कीलेट्स की। जब टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़े थे तब हमने आपको कीलेटिंग लिगेंड्स के बारे में बताया होगा। अब वो कीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? नहीं, कीलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जहां पर मल्टी डेंटेड लिगेंड होंगे। मल्टी डेंटेड लिगेंड्स। अब मल्टी डेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? जहां पर एक से ज्यादा क्या हो? डोनर एटम्स प्रेजेंट हो। अगर एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए कि ये एथिलीन डायमीन है आपके पास में, ये एथिलीन, इसको हम एथिलीन डायमीन बोलते हैं। यहाँ पर ये दो नाइट्रोजन जो हैं ये किसी भी मेटल को अपने लोन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये लोन पेयर प्रोवाइड हो गया, ये लोन पेयर प्रोवाइड हो गया, तो एक साइक्लिक रिंग बन गई, एक चक्रीय यौगिक बन गया ये, है ना? जब ये साइक्लिक रिंग बन गई तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे लिगेंड्स जो मेटल आयन के साथ में अपने लिगेंड्स, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोई साइक्लिक रिंग बना ले, उससे हम बोलेंगे किलेटिंग लिगेंड। ठीक है? तो अगर कहीं पर कोई साइक्लिक रिंग बनाने वाला कंपाउंड होगा और एक ऐसा कंपाउंड हो जहां पर साइकिल नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा वो होगा जो कीलेट रिंग फॉर्म कर रहा होगा। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूं बच्चे, कि मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो एज अ डोनर काम आ रहा है और एक दूसरा कंपाउंड मेरे पास में है जिसको मैं बोलूंगा ये, और इसके पास में भी 2+ चार्ज है और इसके पास में भी 2+ चार्ज है। अब जरा मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कीलेटिंग इफेक्ट शो करेगा? इसका नाम अगर मैं बोलूं तो आप लोगों में से कौन इसका नाम बताएगा जल्दी से? हम लोग नाम देना सीख चुके हैं, जल्दी से इसको नोमेनक्लेट करो। आईपैक नाम इसका दो, दे सकता है कोई?
देखो जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में नाम देते हैं तो लिगेंड को पहले देंगे, मेटल आयन को बाद में देंगे। तो लिगेंड क्या है, एमीन ग्रुप है, कितने हैं, 4 हैं, तो हम इसको यहाँ पर नाम देंगे टेट्रा एमीन। और पॉजिटिव चार्जेस लिए ये जो मेटल है इसको एज इट इज लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया कॉपर। तो टेट्रा एमीन कॉपर, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसका जो अमोनिया जो यहाँ पे लिगेंड है वो न्यूट्रल नेचर का है। तो ये जो टोटल चार्ज यहाँ पर जो 2 प्लस आपको देखने को मिल रहा है, ये टोटल चार्ज किसका होगा, वो इस कॉपर का। सेकंड डाई। तो यहाँ पर आप ये लिख दोगे टेट्राएमीन कॉपर 2। ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इसका नाम देना चाहोगे तो ये जो EN लिखा है हमने, इसको हम बोलते हैं एथिलीन डायमीन। तो ये 2 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिस, क्योंकि ये बिस, और यहाँ पर इसको लिखेंगे ब्रैकेट में इथाइलिन डायमीन, इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे फिर वही कॉपर, क्योंकि इसके पास में भी पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको क्यूपरेट नहीं बोलेंगे, और ये भी न्यूट्रल नेचर का होता है, इसलिए ये जो टोटल चार्ज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये भी क्या है, ये भी इस कॉपर का चार्ज है। तो आप यहाँ पर इसको, तो ये आपका बिस एथिलीन डायमीन कॉपर 2, और ये आपका टेट्रामीन कॉपर 2, ये 2 नाम आपके पास में हो गए और 2 कंपाउंड है। मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था कि कौन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, या कौन सा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, टेट्रामीन कोबाल्ट 2 ज्यादा स्टेबल है या बिस एथिलीन डायमीन कॉपर 2 ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में अगर आप यहाँ देखो तो इनकी स्ट्रक्चर आप लिखते हो, और स्ट्रक्चर लिख करके आप इनको इजीली बता सकते हो। तो देखो यहाँ पर इन दोनों ही केसेस में जो अमोनिया है, ये जो नाइट्रोजन है वो डोनर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि एथिलीन डायमीन अभी बताया ना मैंने आपको, ये एथिलीन डायमीन होता है, ये डोनर CH2 CH2 NH2। तो ये क्या है, ये भी डोनर और ये भी डोनर, ठीक है ना। ये 2 डोनर नाइट्रोजन हैं और यहाँ पर एक सिंगल अमोनिया जो है वो डोनर है। तो यहाँ पर आप लिखो, ये सेंट्रल मेटल एटम आपने लिखा कॉपर, और इससे 4 आपने क्या लगा दिए, अमोनिया लगा दिए, ठीक है ना। ये 4 अमोनिया आपने यहाँ पर लगा दिए। ये अमोनिया ने एक दे दिया अपना, और एक इस अमोनिया ने अपना लोन पेयर दे दिया, एक इस अमोनिया ने अपना लोन पेयर दे दिया, और यहाँ पे इस अमोनिया ने एक लोन पेयर दे दिया, और इसको आपने कर दिया ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे लगा दिया 2 प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसका चार्ज लगाया हुआ है। ठीक बात। अब यहाँ पर हम बात करें इसकी, दिस वन, ये कैसे दिखाएंगे, तो ये देखो हमने यहाँ पर लगा दिया कॉपर। अब ये है एथिलीन डायमीन 2, तो एथिलीन डायमीन आपको पता है कि ऐसा होगा NH2 CH2 CH2 और NH2। अब ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, तो इसने भी डोनेट कर दिया और इसने भी डोनेट कर दिया। लेकिन अभी तो एक एथिलीन डायमीन हुआ, अभी दूसरा एथिलीन डायमीन भी है हमारे पास, तो एक NH2 हमारे पास में यहाँ पे, ये आपके पास में CH2, ये आपके पास में CH2, और ये आपके पास CH2, ठीक है ना। तो इस अमोनिया ने भी अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, और इस अमोनिया ने भी, एमीन ग्रुप ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, ठीक है। और इसको कर दिया आपने फिर ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे लगा दिया 2 प्लस चार्ज। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में कीलेट कंपाउंड कौन सा बन रहा है, बिस एथिलीन डायमीन कॉपर 2 ही तो बन रहा है, हाँ या ना। तो जब ये एथिलीन डायमीन कॉपर जो है वो कीलेट कंपाउंड बना रहा है, ये साइक्लिक रिंग यहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों को स्टेबिलिटी को अगर हम कंपैरिजन करें तो दिस कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल देन दिस वन, ठीक है। सो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, आप यहाँ पर शो कर सकते हो, दिस इज मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। आगे समझ में आप लोगों को? यस सर।
तो कीलेट इफेक्ट आप आराम से बता सकते हो कि जहां पर साइक्लिक रिंग बन रही होगी वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और जहां पर साइक्लिक रिंग नहीं बनती है वो कम स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं ये स्टेबल नहीं है, लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो आपका इस एथिलीन डायमीन कॉपर 2 है वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक और यहाँ पर कंपाउंड की बात करूं और वहां पर आपसे मैं पूछूं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इन कंपाउंड्स में आप लोग बताना जरा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। कि मान लीजिए कि आपके पास में एक कंपाउंड है सिलाई मार ले से पूरी को। टू प्लस, एक हमारे पास में कंपाउंड है 2+, और एक हमारे पास में कंपाउंड है 2। अब आप मुझे बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले तो इनके नाम बता सकते हो। अभी देखो मैंने दो कंपाउंड्स को स्टडी किया इससे पहले, जो आपको एग्जांपल बताए। एक कंपाउंड तो ये था, एक कंपाउंड ये था, और एक कंपाउंड ये था। ठीक है ना। ये दो कंपाउंड्स तो हम लोगों ने अभी इससे ऊपर देख लिए। ये कंपाउंड हमने नहीं देखा था। ठीक है। इन दोनों के नाम आप बता सकते हो। इसका नाम जो है आप हो सकता है शायद ना बता पाओ, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो जो EN है, ये तो एथिलीन डायमीन है, और ये क्या है, ये है ट्राई एथिलीन डायमीन। ये क्या है, ट्राई एथिलीन डायमीन। तो ट्राई एथिलीन डायमीन में जैसे यहाँ पर तो आपके पास एथिलीन डायमीन में दो NH2 CH2 CH2 NH2 थे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, तीन एमीन ग्रुप, जो एथिलीन डायमीन ग्रुप है वो प्रेजेंट होंगे। और अगर ये तीन होंगे तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग कल मुझे सॉरी बना करके और व्हाट्सएप करोगे। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आप लोग मुझे बताओगे कि सर ये जो कॉपर, ये जो ट्राई एथिलीन है कॉपर 2, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ठीक है। तो ये आप मुझे बताना, और ये भी बताना कि कौन ज्यादा स्टेबल है इन तीनों में। ठीक है ना। ये आपके पास में फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड, और ये आपके पास। तो इन तीनों कंपाउंड को नोट कर लो, और आप लोग मुझे मैसेज करके बताओगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है और तीनों का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। आगे चले। नहीं लिखा है तो लिख लो। नोट कर लिया सबने? यस सर। सर है बेटा? बेटा एक तो माइक ऑफ रखो प्लीज सब लोग, जब बोलो तभी ऑन किया करो। ठीक है, वरना बैकग्राउंड से फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। तो आप लोगों को ये सारे की सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो लिगेंड को लेकर के ही एक और फिफ्थ जो फैक्टर है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वो फैक्टर क्या है कि हमने यहाँ पर रिंग्स की बात की, हमने यहाँ पे कीलेट कंपाउंड्स की बात की या कीलेट लिगेंड्स की बात की। तो देखो कितने नंबर एंड साइज ऑफ कीलेट रिंग। कि एक रिंग अगर वहां पे प्रेजेंट है या दो रिंग प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट करेगी। दूसरा, उसका साइज कैसा है, वो जो रिंग बना रही है वो कितने कम जो एटम्स हैं उसकी रिंग बन रही है। ठीक है ना। तो जिस भी हिसाब की वो रिंग है, उसका साइज और उसका नंबर, ये दोनों चीज भी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो इन पर थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उसकी जो है नंबर को लेकर के। ये नंबर को लेकर के, तो देखो नंबर को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये जो दो एग्जाम्पल हमने यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, ये एक एग्जाम्पल हमारे पास में ये है एथिलीन, इस एथिलीन डायमीन, और एक एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ था ये ट्राइएथिलीन डायमीन।
कॉपर 2। अब इसमें आप देखो कि इसमें तो 2 ही रिंग है, दो एथिलीन डायमीन काम आ रहे हैं, और इसमें कितने काम आ रहे हैं? ट्राई एथिलीन, 3 एथिलीन डायमीन काम आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो यहां पर अगर 2 रिंग बनाएगा और यहाँ पे 3 रिंग बनाएगा, तो देखो सिंपल सी चीज है, जो जितनी ज्यादा रिंग्स बनाएगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है ना? सो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया? ये जो 3 रिंग्स बना रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो गया। ऐसे ही आप दूसरे कंपाउंड्स में देख सकते हैं, जहां पर ज्यादा रिंग्स बनती हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं साइज की। ये साइज जो है वो कैसे स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? नंबर वाली, नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स, नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो साइज है वो कैसे इफेक्ट करेगा। तो देखो साइज कैसे हो सकता है, वो 3 मेंबर, देखो कोई भी रिंग बनने के लिए कम से कम 3 वहां पर मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वहां पे एक मेंबर है तो उसको रिंग नहीं बना सकता वो, अगर 2 है तो वो लीनियर ही बना सकता है, लेकिन अगर वो 3 है तो वो रिंग बना सकता है। तो या तो 3 मेंबर्ड रिंग हो सकती है, या वो 4 मेंबर्ड रिंग हो सकती है, या वो 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो हो सकती है। ठीक है ना? या वो 6 मेंबर्ड रिंग हो सकती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा तो वो 6 मेंबर्ड रिंग हो सकती है। तो इस तरीके से वो 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 रिंगर्ड मेंबर्ड किसी भी टाइप की रिंग हो सकती है। तो यहां पर अगर हम 3 मेंबर्ड रिंग के बारे में बात करें, इस टाइप की रिंग्स के बारे में बात करें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि 3 मेंबर्ड रिंग्स जिस भी कंपाउंड में होंगी वो कैसे होंगे? वो अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। बनते तो हैं लेकिन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जो 4 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं जब भी, तो 4 मेंबर्ड रिंग्स जो है वो बहुत ही कम कंपाउंड्स में देखने को मिलती हैं। वो रेयर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो 4 मेंबर्ड रिंग बनाते होंगे, लेकिन ऐसे कंपाउंड बनाते जरूर हैं, जैसे कि कार्बोनेट्स हैं, बहुत सारे मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं वो इस तरह की रिंग बनाते हैं, या जो नाइट्रेट्स हैं वो इस तरह की रिंग्स बनाते हैं, या फिर जो सल्फेट्स हैं, सल्फेट्स, वो इस तरह की रिंग्स फॉर्म करते हैं। तो चाहे वो कार्बोनेट के कीलेट्स हो, चाहे वो नाइट्रेट के कीलेट्स हो, या वो सल्फेट्स के कीलेट्स हो, वो क्या करते हैं? ये 4 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? बहुत कम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस तरह की 4 मेंबर्ड रिंग में होते हैं। अब हमारी बात आती है 5 मेंबर्ड रिंग और इस 6 मेंबर्ड रिंग की। तो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग में अगर हम देखें तो ऐसी कोई भी रिंग जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो रिंग में, रिंग कैसी हो? सिंगल बॉन्ड वाली हो। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ये जो 5 मेंबर्ड रिंग आप देख रहे हो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसी कोई रिंग बनती है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो रिंग में, तो वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तो 6 मेंबर्ड वाला जो कंपाउंड है वो स्टेबल होगा। मतलब कि अगर हम 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग में देखें कि सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पर है, सिंगल बॉन्ड अगर रिंग में है, सिंगल बॉन्ड केवल, तो कौन सा स्टेबल होगा इनमें? 5 मेंबर्ड वाला, ये स्टेबल बनाएगा। लेकिन अगर आप 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो कौन स्टेबल बनाएगा? तो 6 मेंबर्ड रिंग वाला जो है वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। ये भी स्टेबल और यहाँ पे 6 मेंबर्ड वाला स्टेबल। तो मैं समझता हूँ ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड होने चाहिए और 5 मेंबर्ड रिंग में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तो वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वरना वो
फॉर्म नहीं करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से ऐसा करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूं, और जो एग्जाम्पल है एसिटाइल एसीटोन का, ठीक है ना, वो किसी मेटल के साथ में किस तरह से रिंग बनाएगा। तो एग्जाम्पल है हमारा एसिटाइल एसीटोन, ठीक है ना। अब ये एसिटाइल एसीटोन किस तरीके से शो करेगा, ये लिगेंड है एक, दिस वन इज लिगेंड, ठीक है ना। ये मेटल के साथ में कैसे बनाएगा, तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं ये है क्या। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ तो इसमें देखो दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, एक है एसिटाइल और एक है एसीटोन, ठीक है। अब एसिटाइल ग्रुप के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसको हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, दिस वन इज एसिटाइल ग्रुप, आप लोग जानते हो इसको। और ये जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन तो आपको मालूम है कीटोन जो होता है उसको, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको 3 की जगह 2 कर दूं तो ये एसिड। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक काम में लूंगा, ठीक है, और उसका इस्तेमाल करके और हम इसको अभी जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास में मान लीजिए कि ये CH है, ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे जोड़ा CH, और ये CH3, ये हमारे पास में हो गया ऑक्सीजन, ये हमारे पास में हो गया एक और कार्बन, और यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो है हो गया CH3, और ये दोनों लोन पेयर्स इसके यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि ये किस तरीके से एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, ये वाला, ये जो ग्रुप है ये है आपका एसिटाइल ग्रुप, हाँ या ना। मैंने अभी आपको बताया ना ये CH3C डबल बॉन्ड O, तो देखो CH3C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया एसिटाइल ग्रुप। एसीटोन ग्रुप की अगर हम बात करें तो एसीटोन ग्रुप है आपका कौन सा वाला, ये वाला जो है CH3C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है दिस वन, ये है हमारे पास एसीटोन ग्रुप। तो ये एसिटिल एसीटोन, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं। तो ये अगर यहाँ पर कोई मेटल प्रेजेंट है, ये आपका कोई मेटल प्रेजेंट है, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देगा, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग आपको बन गई। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे। और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। अच्छा, ये 2 फॉर्म्स में रहता है, इसमें रेजोनेंस होगा और ये 2 फॉर्म्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं इनकी दोनों फॉर्म्स आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ कि 2 फॉर्म्स आपकी यहाँ पे किस तरीके से इसकी लिखी जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये डबल हेडेड एरो बता देता हूँ, और डबल हेडेड एरो बताने के बाद मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है ना। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, मैं इसको जस्ट ये वाली जो चीज है ना इसको ऊपर कर देते हैं और इस वाली चीज को यहाँ नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये आपका CH3, ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये आपका एसिटिल ग्रुप हो गया, एसिटाइल ग्रुप हो गया ना ये वाला, है ना। तो ये आपने एसिटाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, एसीटोन ग्रुप, तो ये आपका CH, फिर आपके पास में ये डबल बॉन्ड से CH, और इस पर आपने जोड़ दिया एक CH3, और ये आपका हो गया ऑक्सीजन। और फिर ये जो आपके पास में है मेटल, और इस मेटल से आपने इससे और इससे लोन पेयर ले लिया, ठीक है। सो ये 2 फॉर्म्स में रहता है रेजोनेटिंग
फॉर्म्स में। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो एसिटाइल एसीटोन है ये 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है। और ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है। ये देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक बेटे, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या बता रहे थे कि जो नंबर है और जो साइज है किसी भी लिगेंड का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने यहाँ पर देखा नंबर, तो नंबर में हमने बात की कि साहब यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे ये 2 मेंबर्ड रिंग बनाएगा और यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। तो यहाँ पे 2 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये निशान लगा दिया। ठीक है, और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो साइज में हमने बताया था कि वो 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग हो सकती है। तो 3 मेंबर्ड रिंग मिलती नहीं है, बहुत मिलती है तो अनस्टेबल होती है, ये रेयर होती है। और 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ये दो हमारे काम की है। तो अगर 5 मेंबर्ड रिंग आपके पास में है तो वहां पर उस रिंग में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए तो वो स्टेबल होगी। और अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसके पास में वहां पे डबल बॉन्ड होने चाहिए तो वो स्टेबल होगी। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी लेकर के देखा कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग में है तो वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड आपका फॉर्म करता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई गई होंगी। अब हम अपने अगले फैक्टर पे चलते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेरिक अफेक्ट। क्या बोलेंगे? स्टेरिक अफेक्ट। अभी स्टेरिक अफेक्ट है, स्टेरिक अफेक्ट को हम त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का मतलब क्या होता है? त्रिविम बाधा का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे कई बार आप लोग फंक्शन में जाते हो तो वहां पे कई सारी कुर्सियां लगी होती हैं, एक के पीछे एक लाइन होती है और आपको जाना होता है और कोई हेल्दी से पर्सन बैठे होते हैं तो वहां से आप निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक बल्कि ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होता है। तो अगर वहां पे जो मेटल है इस मेटल के चारों तरफ अगर बल्कि ग्रुप्स हो, जैसे ये तो मान लीजिए कि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो लिगेंड्स हैं ये छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे लिगेंड्स हैं तो आसानी से एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। लेकिन अगर आपके पास में पर ये मेटल हो और यहाँ जो साइज है वो लिगेंड का ऐसा हो, जो साइज है लिगेंड का वो इस तरीके से हो, ठीक है, तो देखो ये 5 ही केवल वो बना पा रहा है और ये जो छठा जो है वो जाने के लिए जगह ही नहीं। तो इसे हम बोलेंगे स्टेरिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर छठे लिगेंड को यहाँ पर हम एंट्री नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर उसको एंट्री नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत ये हो जाएगी कि हम इस कंपाउंड को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है कि लार्ज या बल्कि लिगेंड्स अगर वहां पे प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा और बनेगा तो अनस्टेबल बनेगा। तो अगर कहीं पर बल्कि लिगेंड्स या लार्ज लिगेंड्स होते हैं, बल्कि या लार्ज लिगेंड्स अगर कहीं प्रेजेंट होंगे तो वो अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, वो वहां पर स्टेबल कंपाउंड नहीं बना सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं बल्कि ग्रुप का, तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने लगा दिए डबल बॉन्ड्स, ठीक है, और इसको हमने सॉरी हाँ ये हमने जोड़ दिया निकल के साथ। अब इसका नाम है 8 और यहाँ पे हाँ यहाँ पर ये एक OH ग्रुप है, तो ये नाम इसका हो जाएगा 8 हाइड्रोक्सो हाइड्रो हाइड्रोक्सो क्विनोलीन क्विनोलीन, ठीक है ना, निकल, ये इसका नाम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप जोड़ दूं इससे, सेम वैसे ही बना रहा हूं मैं,
इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक CH3 ग्रुप जोड़ देंगे। अब CH3 का मतलब क्या होता है, CH3 का मतलब होता है ऐसा, ये, ठीक है ना। अब मैंने ये एक ग्रुप जोड़ दिया, तो ये इसका नाम हो गया क्या, ये यहां से 1 नंबर की पोजीशन शुरू करेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और सेम यही 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन निकल। तो इन दोनों कंपाउंड्स में अगर हम देखें कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें ये बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो CH3 ग्रुप है ये एक बल्कि ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो दिस वन इज स्टेबल और ये लेस स्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो लिगेंड है उसका साइज भी बड़ा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी पर वो फर्क डालेगा। अच्छा, एक और फैक्टर है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपाउंड आप यहाँ बना रहे हो, ये, ठीक है ना, एक कंपाउंड और आपने बनाया ये, तो आपने एनवायरमेंट क्या रखा हुआ है, यहाँ पर आपने एनवायरमेंट रखा है वाटर का, यहाँ पर आपने एनवायरमेंट रखा है अमोनिया का। तो देखो ये जो अमोनिया हो या वाटर हो, ये क्या होते हैं, ये आपके लेस स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। ये लेस स्टेबल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, ये लेस स्टेबल कंपाउंड्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये वॉलेटाइल होते हैं, जरा सी भी हीट अगर इनको प्रोवाइड करी जाएगी तो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है और ये स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे ही अमोनिया जो है वो उड़ जाएगी, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर्स पर ये जो कंपाउंड है ये लेस स्टेबल होते हैं, इनके लिए हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ता है, प्रेशर जो है वो हाई रखना पड़ता है, ठीक है ना, तो ये स्टेबल बनाते हैं, वरना ये अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क होता है कि हमने क्या एनवायरमेंट लिया हुआ है। और एक लास्ट है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस जब बना रहे हो तो अगर वो सॉलिड स्टेट में है